हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश, मेडिकल सुपरिटेंडेंट चंदना गात्रे हॉस्पिटल बिजनौर। फ्रेंड्स, एवरी पर्सन इज लर्नर फ्रॉम होम टू टॉम। हर आदमी जो है ज़िंदगी में सीखता और सिखाता रहता है। उसी के तहत आज हम एक सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे, डेंगू वायरल फीवर। आजकल सब जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉर्टिलिटी भी इसके अंदर हो रही है। तो बहुत शॉर्ट टाइम में हम समझेंगे डेंगू दरअसल है क्या। तो डेंगू की बात करते हैं तो मेरे फ्रेंड्स, ये एक वायरस है। वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका ये फ्लाई वायरस फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके 4 सीरोटाइप हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और इसका ट्रांसमिशन जो होता है एक मॉस्किटो के थ्रू होता है। इसके लिए इसको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। और उस मॉस्किटो का नाम है एडीज एजिप्टाई। इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, जो कि इसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स बनी हुई होती है। ये मॉस्किटो जो है क्लीन वाटर ब्रीड करता है, साफ सुथरे पानी के अंदर रहता है। और ये खास बात ये है कि दिन में बाइट करता है। ये रात के टाइम में बाइट नहीं करता है, दिन में ये ज़्यादा बाइट करता है। और जो इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 7 दिन है, या 4 से 8 दिन भी रह सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद उसके सिम्टम बीमारी के जाहिर होते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो जाहिर होते हैं, उसके बीच के टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसका रिजर्वायर मैन और मस्किटो दोनों है। तो सब इसके पैटर्न को हम समझेंगे, क्या इसका पैटर्न है। तो ये जो वायरस इन्फेक्शन है, इसका पैटर्न और वायरस इन्फेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि जितने भी वायरस इन्फेक्शन होते हैं उसमें बॉडी जो है एंटीबॉडी बना लेती है। और एंटीबॉडी बनाने के बाद जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। तो जैसे एक बार एंटीबॉडी बन गई, दोबारा अगर वो इन्फेक्शन होता है तो उस एंटीबॉडी बनने की वजह से उतना ज़्यादा वो खतरनाक नहीं होता है। लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है और ये दोबारा से जब ये नया इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडी के साथ मिलकर और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसलिए इस पैटर्न को बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट पैटर्न। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट पैटर्न। और वायरस से ज़्यादा खतरनाक बॉडी का रेस्पॉन्स होता है। जितना खतरनाक ये वायरस है, इससे ज़्यादा खतरनाक बॉडी का रेस्पॉन्स है। बॉडी ज़्यादा रेस्पॉन्स करती है, इसलिए ज़्यादा डेंजरस होता है। बॉडी के अंदर जाके ये क्या करता है, क्या ऐसा खतरनाक रेस्पॉन्स होता है जिससे पेशेंट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं या इतना सीवियर कंडीशन प्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी हमारी जो है ये ब्लड वेसल्स है, इसमें जो है ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये इसकी जो है एंडोथेलियल लाइनिंग है। जो बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएट रिलीज होते हैं, तो उस इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में ये जो एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है। और यहाँ से जो है एंडोथेलियल फ्लूइड जो है लीक होने लगता है, जिसको हम कैपिलरी लीकेज बोलते हैं। और ये फ्लूइड जो है बाहर आ जाता है। और बाहर आके ये बॉडी के ये जो फ्लूइड जो बाहर आया, ये बॉडी विसरा के अंदर कलेक्ट होने लगता है। जैसे प्लूरल कैविटी में कलेक्ट हो जाता है, एब्डोमेन के अंदर कलेक्ट हो जाता है, पेरिटोनियम में कलेक्ट हो जाता है, स्किन पे एडिमा आ जाता है, एसाइटिस हो जाता है। तो ये इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है बॉडी का कम हो जाता है और हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इससे पेशेंट का बीपी भी लो हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है। तो बीपी कम होने से कभी कभी क्या होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। अगर कोई ट्रीटमेंट उसको नहीं मिले तो पेशेंट हाइपोक्सिया हो जाता है, उसको एसिडोसिस हो जाती है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है, लीवर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी होती है और ब्लीडिंग भी हो जाती है। सेकेंडली, ये प्लेटलेट्स पे असर करता है और प्लेटलेट्स हमारी डाउन हो जाती हैं उस इम्यूनिटी रेस्पॉन्स की वजह से। तो बोन मैरो सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो है प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। पेरिफेरल सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, प्लेटलेट्स एंडोथेलियल लाइन में जाके चिपक जाती हैं या स्प्लीन में जाके चिपक जाती हैं। या पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या प्लेटलेट्स का डिस्फंक्शन हो जाता है। उस प्लेटलेट्स का वर्क क्या है कि ब्लीडिंग को चेक करना, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन करना। तो जब ये डिस्फंक्शन में आ जाएगी तो कोगुलोपैथी जो है बढ़ जाएगी और पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। हम बात करें इम्यून रेस्पॉन्स की, तो बॉडी के ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लीवर की बात करें तो लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए होंगे, हेपेटाइटिस होगा, हेपेटोमेगाली होगी। इसके अलावा पेशेंट शॉक की वजह से रीनल फेलियर हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े होंगे, यूरिया लेवल बढ़ा हुआ होगा। एब्डोमेन में पैंक्रेटिस हो सकती, प्रेजेंटेशन हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है। सीएनएस एनवायरनमेंट में पेशेंट जो है डिलीरियम में होगा, अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, एनकेफेलाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। कार्डियक एनवायरनमेंट में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, पेशेंट घबराहट के साथ रहेगा। रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ा हुआ होगा,
पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, पेशेंट को प्लोरल एफ्यूज हो सकता है, डिस्निया और डिफिकल्टी ब्रीथिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। आई में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। WHO ने इसको 3 फेज में जो है 3 हिस्सों में जो है डिवाइड किया है। उसमें क्या है, पेशेंट विदाउट वार्निंग साइन फर्स्ट है, सेकंड है विद वार्निंग साइन, और थर्ड है सीवियर डेंगू शॉक। तो वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं? वार्निंग साइन जैसे होता है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और रिकरेंट वॉमिटिंग हो सकती है, माइल्ड म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, हेपेटोमेगाली हो सकती है, लीवर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर बड़ा होगा, लिथार्जी होगी, एडिमा होगा, प्लेउरल एफ्यूजन होगा। ये सब हीमो कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा होगा और रैपिड फॉल इन प्लेटलेट काउंट, तो ये जो है वार्निंग साइंस जो है ये हमें नजर आ रहा है। तो पेशेंट अगर विदाउट वार्निंग साइन है, कोई भी वार्निंग साइन उसको नहीं आ रहा है, और कोई कोमोर्बिडिटी भी नहीं है, कोमोर्बिडिटी जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, या रीनल फेलियर का पेशेंट है, या प्रेगनेंसी है, या ओल्ड एज है, तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो हम कैटेगरी फर्स्ट में पेशेंट को हम रखेंगे। तो इसमें हम होम ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं पैरासीटामोल के साथ, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के साथ, विटामिन बी या विटामिन सी, तो हम इसका होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी बी में हम जिनको रखेंगे वो ये है कि वो कोई कोमॉर्बिडिटी हो साथ में, या कोई सोशल फैक्टर हो। कोमॉर्बिडिटी जैसे मैं बताया डायबिटिक है, या रीनल फेलियर है, या और कोई भी क्रॉनिक डिजीज चली आ रही है, या पेशेंट जो है सोशल फैक्टर ये है कि वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उस पेशेंट को हम कैटेगरी बी में रखेंगे। तो इन पेशेंट को हम वार्ड्स में एडमिट कर सकते हैं। इन पेशेंट को एनकरेज करेंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पर रखेंगे। अब कैटेगरी जो 2 है वहाँ पे जो है विद वार्निंग साइन, कोई भी वार्निंग साइन अगर प्रेजेंट है, जैसे कोई एब्डोमिनल पेन है, रिकरेंट वोमिटिंग है, माइल्ड म्यूकोजल ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन है, लिथार्जी है, एडिमा है, या फुजन है, तो ये पेशेंट जो है इनको हम एडमिट की जरूरत है, उनको एसडीओ की में एडमिट करेंगे, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। उनको ज़्यादा केयर देने की जरूरत है और उनको फॉरन जो है एडमिशन करने की जरूरत है। अब कैटेगरी 3 है जो सीवियर डेंगू बोलते हैं, सीवियर डेंगू विद शॉक। वहाँ पे पेशेंट शॉक के साथ प्रेजेंट होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, उसको ऑर्गन डैमेज या डिस्फंक्शन में होगा, तो इन पेशेंट को हमें तुरंत आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत है। इनको एसडीओ वार्ड में हम ट्रीट नहीं करेंगे, इनको फॉरन जो है आईसीयू की जरूरत है, क्योंकि ये पेशेंट जो है इस टाइम शॉक में है और सीवियर स्टेज के अंदर है। तो 3 ये उसकी फेस होती है। इसके अलावा पेशेंट डेंगू की क्लिनिकल स्टेट है या क्लिनिकल फेस है कि किस किस फेस में पेशेंट आता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट से पूछते भी हैं कि डे कौन सा है फीवर का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस डे से और उसके सिम्टम से जो है उसकी जो है स्टेट जो है डिसाइड होती है। तो जैसे फर्स्ट फेज है उसको हम फेब्राइल फेज बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट को फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा, बॉडी एक होगा, लेथार्जी होगी। तो ये जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे, तो शुरू के 3 दिन है ये फेब्राइल फेज होती है। पहले से तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन शुरू के 3 दिन जो है वो फेब्राइल फेज ही माना जाता है। अब जो डे 4th, 5th है ये क्रिटिकल फेज है, 4, 5th और 6th। यहाँ पे जो परसेंट है यहाँ पे जो होगा, क्योंकि यहाँ हेमो कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होगी और पीसी काउंट डाउन हो गया होगा, तो ये 42 से 78 आवर्स की ये फेज है, ये क्रिटिकल फेज है। यहाँ पे सारे वार्निंग साइन पेशेंट के साथ प्रेजेंट होंगे, एडिमा होगा, ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, तो ये क्रिटिकल फेज है। जो भी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इसी फेज का है, तो यहाँ इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इमीडिएट एडमिशन की ज़रूरत है। तो इस फेज में अगर उसको केयर दी जाए और यहाँ ट्रीट करे जाए, या अर्ली ये डायग्नोज बन जाए तो ये क्रिटिकल फेज में है, या पेशेंट में ये अवेयरनेस हो कि मैं क्रिटिकल फेज में हूँ, वो वार्निंग साइन है, जिस साइन से पता चल जाएगा ये क्रिटिकल फेज है, या लोकल पता चल जाए तो उसको जो है तुरंत एडमिशन और ट्रीटमेंट उसको मिल सकता है। अब उसके बाद जो फेज है 6-7 डेज के बाद जो फेज है फिर वो रिकवरी फेज होती है, कन्वालेसेंट फेज होती है। इस फेज में क्या होता है, हेमेटोक्रिट नॉर्मल हो जाता है, पीसी काउंट बढ़ने लगती है। यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे अगर पेशेंट को फ्लूइड चलता रहे तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड भी रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हेमेटोक्रिट नॉर्मल हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड चला गया है और हम उसको एक्सेसिव फ्लूइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड के साथ प्रेजेंट कर रहा है। रिकवरी हो रही है, लेकिन रिकवरी में अगर हमने उसको फ्लूइड दे दिया तो हम फ्लूइड ओवरलोड में उसको डाल के प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है रिकवरी वाली फेज में जो है फ्लूइड स्टॉप करना है। रिकवरी में साइन है, स्किन में रैशेस वगैरह आ रहे होंगे, पीसी काउंट नॉर्मल हो रहा होगा, हेमेटोक्रिट नॉर्मल होगा, तो हम जो पहचानेंगे तो हेमेटोक्रिट से पहचानेंगे, पीसी काउंट विद हेमेटोक्रिट। हीमो कंसंट्रेशन भी हमें देखनी है और जो है हमें पीसी काउंट भी देखना है। और इनिशियल फेज जो फेब्राइल फेज में है वहाँ पे सिर्फ हम NS1 करा लेंगे, तो NS1 से हमें पता चल जाएगा कि वो NS1 पॉजिटिव रहेगा।
जो फेब्राइल फेस है उसमें NS1 पॉजिटिव हो तो NS1 पॉजिटिव से ही हम पहचान सकते हैं। अब हम जो है इसका क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, बाकी डिस्कशन ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का मैंने बताया, हम पार्ट 2 में करेंगे। तो इसके लिए जो है आपके कोई सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं, और वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।